ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द डिफरेंट मॉडल्स, ठीक है? यस सर। एडमिट फाइन। सो सर वेटिंग चेक दिस एडमिट कर लिया भाई, एडमिट कर लिया हमने सबको, एडमिटेड ऑल। विथ द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दिस लॉजिस्टिक कॉस्ट, ठीक है? एक आदमी जरा पढ़िए प्लीज। रोशन आप पढ़िए। Logistic costs are created by logistic activities such as customer services, transportation, warehousing, order processing, and information, not quantity and inventory carrying, which are discussed in the following paragraphs. First, warehousing costs. The costs are due to warehousing and storage activities and also due to warehouse and plant location selection process. ओके, एक मिनट। फंक्शंस हम लोगों ने 2-3 क्लास पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लॉजिस्टिक। उसमें कॉस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आ रही है वो आपकी वेयर हाउसिंग की है, राइट? तो वेयर हाउसिंग हैपेंस टू बी द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज द लोकेशन ऑफ द वेयर हाउस। उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन कहाँ पर है? अगर स्ट्रेटेजिक लोकेशन होगा, इफ द वेयर हाउस इज सिचुएटेड ऑन अ वेरी स्ट्रेटेजिक पॉइंट, देन लॉट ऑफ कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड। बहुत सारा कॉस्ट है जो कम हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन का खास करके। और अगर वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन नहीं है, ठीक है, तो फिर कॉस्टिंग बढ़ने लगता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैपेंस टू बी द स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ऐसा सेंट्रली लोकेटेड रहे जहां से ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो जाए, ठीक है? ओके फाइन, नेक्स्ट पॉइंट। Order processing after information system costs. The costs are related to activities such as order processing, distribution, communication, and demand forecasting. Order processing cost includes cost of order transmittal, order entry, order processing, etc. Order transmittal. तीन बातों का इसमें जिक्र आ गया। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आई होप। Yes, sir. ठीक है, तीन बातों का जिक्र आ गया। ऑर्डर प्रोसेसिंग है, ठीक है, इंफॉर्मेशन केस से। इंफॉर्मेशन और ऑर्डर प्रोसेसिंग है और इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉस्ट है। दोनों दो अलग अलग चीज है, ठीक है, और दोनों का एक इंडिविजुअल कॉस्ट होता है। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग हैव टू बी दैट लॉट मी इन्वॉल्व इन ऑर्डर प्रोसेसिंग। उसमें बहुत सारी फीस भी लगती है, ठीक है, खास करके अगर आप कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपने ऑर्डर प्रोसेस किया टू द फॉरेन कंट्री, उसमें बहुत सारी फीस है जो गवर्नमेंट का टैक्सेस सारी चीजें उसको आपको होता है, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल व्हिच यू आर इंपोर्टिंग। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग शुड बी वेरी व्हाट डू यू से, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी क्रिस्टल क्लियर। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग के जितने भी जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, जितना भी जो कागजात है जो बनता है, उसको 7 लेवल में या 6 लेवल्स में उसका चेकिंग होता है, ठीक है? क्योंकि एक जीरो अगर गलती से बढ़ गया तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। क्वांटिटी में कुछ गड़बड़ हो गया, कॉमा कहीं और लग गया, बहुत सारी चीजें हैं। तो 6 to 7 लेवल्स में उस डॉक्यूमेंट का चेकिंग होता है। आफ्टर द चेकिंग ऑफ दैट डॉक्यूमेंट देन उसको प्रोसेस में किया जाता है, ताकि एग्जैक्ट जो आपको चीजें मंगवानी है इन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी, किस क्वालिटी का चाहिए और किस क्वांटिटी का, इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसी हिसाब से फिर रेट होता है। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग का एक इंडिविजुअल कॉस्ट है, वो अपने लेवल पे है, ठीक है? तो उसमें बहुत सारा पूरी एक टीम रहती है जो उस डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करती है, ठीक है? और डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिकेशन जो है, ठीक है, इज द एंटायर सिस्टम, ठीक है? अब उसमें है कि सारा आपका जितना भी गैजेट्स है सब इन्वॉल्व टीम है, उनका जो वर्किंग जो है, ठीक है, वो एक अलग कॉस्ट है। तो ये दोनों मिल करके हैपेंस टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? उसके बाद तीसरी बात की हुई है डिमांड फोरकास्टिंग। तो डिमांड फोरकास्टिंग हैपेंस टू बी द फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। इसके लिए एक अलग टीम है, तो उसमें सारी जो आपका अब तो एआई की बात होने लगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल, वो सारी चीज को अब इन्वॉल्व करके फोरकास्टिंग लगाया जाता है, सो दैट कि एक्यूरेट टू द पावर एक्यूरेट डेटा आपका हासिल हो सके, ठीक है? इसमें खास करके अगर हम इस कोरिलेट करें, फोरकास्टिंग का जो वर्ड भी आता है वो वेदर फोरकास्टिंग से आता है अक्सर, जो हम लोग कोरिलेट करते हैं, ठीक है? अभी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा गैजेट्स डेवलप कर गया है, तो सो इज द दिस वन category of this
प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उसका फोरकास्टिंग, उसके मटेरियल का फोरकास्टिंग, सारी चीज है। और उसमें आपको मतलब सिर्फ विद इन द कंट्री एग्जांपल मत लीजिए आप, इन द कंट्री में बहुत आसानी है सामान को लाना ले जाना, ठीक है। इंटरनेशनल में क्या है कि अक्सर रिलेशन मतलब अच्छा चल रहा है खराब हो जाता है, ये बात समझने की है। रिलेशन अच्छा चल रहा है खराब हो गया, ठीक है, तो अब खराब हुआ रिलेशन, उसमें बहुत सारा मामला बिगड़ जाता है। चाइना से रिलेशन जो भी कहिए मतलब थोड़ा खराब हुआ, तो अब है कि $100 बिलियन एंड $7 बिलियन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, दैट इज कि वी इंपोर्ट गुड्स एंड ऑल द रॉ मटेरियल ऑफ $100 बिलियन, जो पहले चाइना हम लोगों से इंपोर्ट कर रहा था $7 बिलियन को। तो हम लोगों की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी चाइना पे, अब चाइना बहुत ज्यादा है। रीजन भी कॉस्टिंग में डिलीवरी वो लोग कर देते हैं, उतना जल्दी शायद विद इन द कंट्री नहीं हमको चीजें मिले, एक दूसरे स्टेट से हमको उतना जल्दी नहीं मिलेगी जितना जल्दी यार, इट इज देयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑलटुगेदर, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई? ऑर्डर प्रोसेस डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व है और उसको 7 लेयर्स में 6 लेयर्स में चेक किया जाता है, सो दैट कि ऑल वर्ड इधर उधर का नहीं होना चाहिए, सारा फॉर्म फिल प्रॉपर्ली, ठीक है, उस तरह से। मतलब इट इज जस्ट लाइक कि जैसे कोई कॉलेज है जो एफिलिएशन लेना चाहता है यूनिवर्सिटी से, वो एक फॉर्म आता है, उसमें एग्जैक्टली व्हाट इट हैज बीन आस्क्ड दैट यू आर सपोज्ड टू फिल, दैट्स इट, ठीक है। आगे पढ़िए। No quantity cost. These costs are due to procurement and production lot quantities. Lot quantities cost are related to purchasing or production, and these costs vary with change in order size or frequency. So they include first setup cost, second capacity loss due to downtime during changeover of production setups or changeover of new suppliers. Third one, material handling scheduling, expediting, and fourth one, price expediting. Fourth one, price differential due to buying in different lot sizes, and fifth one, order costs associated with order placement and follow up. ठीक है, लॉट क्वांटिटी कॉस्ट की बात हो रही है कि किस क्वांटिटी में आपको ऑर्डर करना है। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल अगर हम मेरी नजर में रहेगा तो जैसे मतलब ठीक है, अब वो जो रिसर्च किया हमने, ठीक है, तो जो बिजली उत्पादन होता है वो भी मैन्युफैक्चरिंग, वो भी ऑपरेशन मैनेजमेंट है, ठीक है। तो खास करके जो कोयला से जो बिजली बनती है, ठीक है, थर्मल, अब उसमें क्या है कि जो मटेरियल हैंडलिंग आपका सी में लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर सी, ठीक है, उसमें हम आपको ये ऐड करना चाहते हैं, मतलब आई वांट टू एक्सप्लेन दैट कि कोयला जो आ रहा है आपका, ठीक है, तो वो सब आपका ब्लॉक में आता है, उसको फिर तोड़ा जाता है क्रशर से, ठीक है, टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े में तब्दील किया गया। उसके बाद फिर एक और मशीन है जो उसको बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में, ठीक है, तब्दील करती है, बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में उस पूरे कोयले को उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। ओके, देवराज मेरी आवाज आ रही है? देवराज मेरी आवाज आ रही है? हेलो देवराज। सर कोई और एग्जांपल है क्या इसका सर? क्या फिर से बोलो अंकित। सर कोई और एग्जांपल इसका? नहीं, ये एग्जांपल को तुम देखो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। मतलब ऑफ कोर्स अगर स्टील की बात कर लेते उसमें भी आपका जो कोल का जो रिक्वायरमेंट होता है किस स्लॉट साइज में, ठीक है। फिर कोई और एग्जांपल है आप लेना है तो लेदर का ले लीजिए आप, ठीक है, कानपुर में पूरा लेदर का काम है, बंगाल में लेदर का काम है। तो जो भी आपका रिलेटेड जो परचेजिंग है, किस साइज में आना है, क्योंकि कैपेसिटी जो आपके फैक्ट्री की है, मतलब इसमें सिंपल इसमें कि जो भी आपकी कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी को पूरा आपको एक्सप्लॉइट करना है ना। जैसे आपका कोकोला का फैक्ट्री है कॉलेज के सामने, ठीक है, तो उसमें जितना जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो भी सामान चाहिए आपको, वो जो सिरप है, लिक्विड है, उसको बनाने के लिए, तो टू एक्सप्लॉइट द फुल कैपेसिटी ऑफ योर फैक्ट्री, आपको उस हिसाब से लॉट साइज को ऑर्डर करना पड़ेगा। इस हिसाब से लॉट साइज को ऑर्डर कीजिए, जो भी रॉ मटेरियल के हवाले से पहले बोल रहे हैं कि दैट इज कि स्टार्विंग नहीं होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि लॉट साइज हो गया
तो अभी मशीन आपकी बेकार पड़ी है, काम नहीं है, क्योंकि मटेरियल आएगा तभी मशीन पे काम होगा। और एडिक्वेट सारे ऑर्डर होना लेबर जो है चाहिए वो ना सर। एकदम एग्जैक्ट, ताकि मशीन चलती रहे 24 आवर्स। ठीक है, ये बात हम कहना चाहते हैं, 24 आवर्स का कंसेप्ट है। तो इसीलिए 3 शिफ्ट में काम होता है, दैट इज की 24 घंटा, तो 8 या 24, तो 8 घंटे का एक शिफ्ट। ठीक है, 8 या 24, 3 शिफ्ट में काम होता है, तो 24 आवर्स काम होता है। सिर्फ आपका लेबर का जो आपका टर्नओवर है वो अलग अलग है। ठीक है, मतलब ये जो आपका आने का टाइम है, एक 8 घंटे का शिफ्ट हो गया, फिर तीसरा दूसरा बैच है उसका 8 घंटे का शिफ्ट हो गया, फिर तीसरा है उसका 8 घंटे का शिफ्ट हो गया, 24 आवर्स हो गया। तो अब ये जो 24 आवर्स अगर लेबर मेरे पास अवेलेबल है, वो काम करने के लिए सब कुछ अवेलेबल है, तो इसका मतलब है कि रॉ मटेरियल भी तो सही से सप्लाई होना चाहिए ना, ताकि मशीन पे काम हो सके। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ। तो इसमें बाबू मेरा एग्जांपल ये रहेगा कि जो आपका बिजली जो बनती है, उसमें कोल का सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां भी थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट है, वहां पे एक रेलवे ट्रैक बनाया जाता है आपका वैगन व्हील से, वो जो रेलवे है उस ट्रेन से, जो पूरा आपका बॉगी जो होता है, ठीक है, कोयला करने उसको लगातार ना मतलब डंप किया जाता है। रीजन बीइंग कि कोयले को उस लेवल तक, दैट इज की उसका जो डिग्री जनरेट होता है, टेम्परेचर अगर बात करें, मतलब कोयला गर्म करेगा पानी को, खैर वो आगे का बात है, फिर वो पानी स्टीम बनेगा, स्टीम फिर वो टरबाइन को नचाएगा। ठीक है, फिर और एक एंकल ये सब लगा रहता है, एक मैग्नेटिक, 2 मैग्नेट रहता है, 2 मैग्नेट बीच में इतना स्पीड, हाई स्पीड से वो जो एंकल है वो नाचता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो अब यहाँ पर बात है कि जो पानी है, पानी का वेपर, जो पानी वेपर में तब्दील किया, कोयला जला और पानी को तब्दील हुआ है, उसमें 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का लेवल ले जाया जाता है। ये बात समझ में आई? हेलो क्लास। यस सर। तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ये थोड़ा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना डिग्री होता है, क्योंकि जब तक 1000 डिग्री नहीं जाएगा तो वो उतना प्रेशर जनरेट नहीं कर पाएगा। मतलब सब वेपर है, पानी को वेपर में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, वो वेपर को रश कराया जाता है टरबाइन को, और टरबाइन पूरा उसी तेजी से नाचता है। और टरबाइन का जो एक पंखा होता है, उस पर समझो कि जो वेपर का जो जोर पड़ता है, तो समझो कि 5 आदमी को उतना, मतलब 250 किलो का फोर्स को जनरेट होता है। ठीक है, तभी वो उतना तेज नाचेगा। और उसके बाद वो मैग्नेटिक, जो मैग्नेट है उसमें बीच में नाचता है उसको, उसके बाद वो बिजली प्रोड्यूस होती है। अब ये प्रोसेस बहुत फास्ट होना चाहिए, बहुत फास्ट, तो दैट इज की कंटिन्यूअसली कोयला जलते रहना चाहिए। अब ये बात समझ में आई, लॉट क्वांटिटी, क्वांटिटी कॉस्ट। मतलब अगर यस। अगर उसमें सप्लाई कम हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कोयला, कोयला अगर सप्लाई कम हो गया, ठीक है, तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए लॉट क्वांटिटी साइज कॉस्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट है। ठीक है, क्योंकि किस लॉट में सामान आना है, ये एक एग्जांपल हमने दिया। उसी तरह दूसरा भी एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई डिमांड जैसा है। अब हम बात कर रहे थे आपका फिनिश प्रोडक्ट में मोबाइल का, तो मोबाइल का जितना डिमांड है, अभी मान लीजिए कि 5G आने वाला है, तो 5G का पूरा एकदम आपको रश करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन में, ताकि फिर मार्केट पकड़े, क्योंकि अभी सबका एंजाइटी बढ़ा हुआ है, इंपल्स बढ़ा हुआ है, इंपल्स विल बी द राइट वर्ड। ठीक है, तो लॉट क्वांटिटी साइज कॉस्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो खैर अभी इसमें आपका जो है सेटअप कॉस्ट की बात हो रही है, कैपेसिटी कॉस्ट की बात हो रही है, और आपका मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट की बात हो रही है। तो जो भी थर्मल पावर प्लांट का जो हमने एग्जांपल लिया, उसमें 60% एरिया जो है थर्मल पावर प्लांट, 60% एरिया, मतलब काफी बड़ा जमीन का टुकड़ा होता है, काफी काफी बड़ी जमीन होती है, उसमें वो प्लांट को लगाया जाता है। उसमें 60% जो है वो पूरा कोल का ऑक्यूपाई होता है, कोयले का। ठीक है, उसको पूरा पाउडर बनाना, तब जाके वो जलेगा। ठीक है, उसी में जो आपका फ्लाइंग एशेस जो बोलते हैं, उसी में गवर्नमेंट का नियम है कि वो आपका जो उसमें भी जो ज्यादा डस्ट पार्टिकल होता है, जो मोटा डस्ट पार्टिकल, वो आपका नीचे जमता है। ठीक है, तो वो सीमेंट इंडस्ट्री को दिया जाता है। जो फ्लाइंग एशेस है उसको भी फिल्टर करके अलग किया जाता है, जिसका ईटा ब्रिक्स बनता है। जो आपका सीमेंट का ब्रिक्स आप लोगों ने देखा होगा, 8 रुपए या 9 रुपए में एक आता है। ठीक है, तो वो फ्लाइंग एशेस है। तो उसमें नियम बना कि एनटीपीसी का जहां भी प्लांट है, उसके 100 किलोमीटर के रेंज में अगर जहां भी अगर आपका ईटा बनाने की सुविधा है, तो वो आप वहां से फ्लाइंग एशेस ले सकते हैं। ठीक है, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल हुआ, ताकि कोई भी चीज वेस्ट नहीं हो। खैर, एग्जाम्पल सबको मतलब एक डाइवर्सिफाइड एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, नॉट ओनली ना विद रिस्पेक्ट टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन दैट फिनिश गोस टू द कस्टमर, नहीं सिर्फ उससे नहीं। ठीक है, बट एग्जैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का वैलिड एग्जाम्पल। क्लियर है? क्लियर है?
Yes, sir. ओके, मतलब बहुत शॉर्ट में एक्चुअली हमने बिजली बना दिया इतना नहीं है, इसमें और भी प्रोसेस है। बिजली बिजली हमने बहुत शॉर्ट में बना दिया है। खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्वेंट्री कॉस्ट। Inventory carrying costs. Logistic activities that cause inventory carrying costs include inventory control, packaging and salvage and scrap disposals. The inventory costs are made up of first capital cost or opportunity cost, second inventory service cost, that is insurance and taxes on inventory, third one storage space cost, and fourth one inventory risk cost, including obsolescence, pilferage and damage. अब देखिए इसमें भी मतलब 3-4-5 बातें आ गई हैं, ठीक है। मतलब दिखने में ये 3-4 लाइन लिखा हुआ है, बहुत शॉर्ट है। खास करके आपका इंश्योरेंस में, तो इंश्योरेंस में क्या हुआ है कि अफकोर्स अब इस पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन इंश्योरेंस का जो कॉस्ट है, जो भी प्रीमियम कैलकुलेट होता है, उस प्रीमियम में कैलकुलेशन में भी जितने भी एक्चुअरियल एनालिस्ट हैं वो ठीक है अपना फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन उसमें आपके जो इंडिया के एक बहुत बड़े रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं जो अभी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में, राघवेंद्र झा, उन्होंने बोला था कि जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है जिसपे इंश्योरेंस लगता है, उससे कैलकुलेशन में अगर तब्दीली की जाए तो बहुत ज्यादा पैसा बच सकता है। तो ऑलरेडी जो इंश्योरेंस का जो मार्केट है, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा ये है कि पैसे को मूवमेंट कराना। इंश्योरेंस इंडस्ट्री को इसे समझिए, एक बहुत बड़ा पैसे का मूवमेंट है। तो कॉस्टिंग ऑलरेडी अब वो पैरामीटर्स हो गया है कि इंश्योरेंस चाहिए, ठीक है, एक नॉर्म्स है कि एवरीथिंग अगर कोई भी आप कर रहे हैं तो आपको इसको इंश्योर करना ही पड़ेगा। तो ना इंश्योरेंस कॉस्ट जो है, सिर्फ इंश्योरेंस पे बात कर रहे हैं, टैक्सेस तो जितना नॉर्मल है वो तो है ही, कैपिटल कॉस्ट आप बेहतर जानते हैं, कैपिटल गुड्स का जो कॉस्ट होता है, मशीनरी एंड ऑल, ठीक है। लेकिन इंश्योरेंस को खास करके अगर इसका सही अगर कैलकुलेशन किया जाए तो बहुत पैसा बच सकता है। जितना प्रीमियम चार्ज होता है शायद उतना ना हो, ठीक है, ये अलग से है। लेकिन फिर है कि ये इंडिविजुअल एक बहुत बड़ा कॉस्ट हो जाता है। तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में, ठीक है, आपका जितना भी इन्वेंट्री है जो कैरी हो रहा है उसका कॉस्टिंग लग रहा है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका इंश्योरेंस का है। इसको आप और भी वीडियो देखिएगा इस पे, ठीक है। बाकी टैक्सेस है, सारे चीज है, कॉस्ट ऑफ कैरिंग है। फिर आपका एक जो नॉर्मल फीचर है पिल्फरेज का, तो पिल्फरेज तो खैर मतलब ये चोरी होता है, तो वो भी कॉस्ट में शामिल हो जाता है। पिल्फरेज एक प्रॉब्लम है, मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड है, ठीक है। डैमेज हो गया, ऑब्सोलेंस हो गया, बेकार हो गया, सारी चीजें। तो ये सारी बात है आपका इन्वेंट्री कॉस्ट, ठीक है। सर इंश्योरेंस के थ्रू कैसे कॉस्ट सेव होता है? इंश्योरेंस के थ्रू, सवाल को फिर से पूछो। सर आप बोले ना कि अभी कॉस्ट सेव होता है इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, जो आप बता रहे थे, तो वो कैसे होता है? जितना प्रीमियम चार्ज हो रहा है, ठीक है, तो जनरल इंश्योरेंस की बात है ना, लाइफ इंश्योरेंस तो हम लोग का हो जाता है हम, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस में तो जैसे कि ये एक ट्रक सामान है, तो एक ट्रक सामान का भी तो इंश्योरेंस हो सकता है ना, होता है। अब वो जो कंसाइनमेंट आ रहा है शिप से आ रहा है, तो अब मैंडेटरी है ना इंश्योरेंस लेना। विदाउट इंश्योर्ड, ठीक है, आपका प्रोडक्ट रिलीज ही नहीं होगा, इंश्योरेंस का पेपर चाहिए, ठीक है। अब जो कैलकुलेशन सिस्टम है, इस बात को समझिएगा, ठीक है। उसमें आप राघवेंद्र झा का आर्टिकल उसको पढ़िएगा, उन्होंने क्या कहा। राघवेंद्र झा, उनका बी से नाम लिखा जाता है, राघवेंद्र। वो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में भी वो डायरेक्टर हैं इकोनॉमिक्स, बहुत ये है, मतलब अमर्त्य सेन इन लोग के कंटेम्परेरी हैं, ठीक है। बस इन्होंने इसमें चले गए इसलिए, नहीं तो नोबेल प्राइज इनको ही मिलता। तो जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है इनके, ठीक है, वो इटसेल्फ ही जो है ना उसमें कहीं गड़बड़ी है, जिस हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेटर जो होता है। तो प्रीमियम कैलकुलेटर जो है वो ज्यादा प्रीमियम कैलकुलेट कर रहा है सो दैट कि पैसे का ज्यादा मूवमेंट हो सके। ऐसा नहीं ना है कि हर बार जो भी कंसाइनमेंट आ रहा है आपका वो डैमेज हो जाता है, वो चोरी हो जाएगा। इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ? इंश्योरेंस का मतलब रिस्क कवर हो गया। यस सर। ये बात क्लियर है ना, इंश्योरेंस का मतलब रिस्क कवर है। अच्छा, तो ऐसा नहीं ना है कि वो जो भी सामान आ रहा है वो पूरा रिस्क उसमें बहुत ज्यादा है। मतलब ऐसा थोड़ी कि हर बार आ रहा है तो पानी की जहाज डूब जा रही है। पानी की जहाज जो आती है उस पे जो कंसाइनमेंट आता है तो वो सही सलामत पहुंचता है ना यस सर। अपने डॉक पे इंडिया में, ठीक है, फाइन। यहाँ पर जो प्रीमियम कैलकुलेशन है इसमें थोड़ा कमी अगर कर दें, ठीक है, तो पैसा मेरा कम लगेगा। पर टन पे जो प्रीमियम लग रहा है पर टन वो ज्यादा है, उसको कम कर देंगे तो कॉस्टिंग मेरा कंट्रोल हो सकता है।
तो उसको हिसाब से कॉम्बिनेशन बना करके, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस का, तो लाइफ इंश्योरेंस में आपने प्रीमियम जो दिया, उसके बाद वो बोलता है कि सर इसमें एक्सीडेंट भी कवर कर देते हैं, इसमें आपका कुछ बीमारी कवर कर देते हैं, मतलब बहुत सारी चीज कवर करते चले जाए। तो वो उसको क्या कहता है, वो कैप लगा रहा है। तो जितना चीज और एक्स्ट्रा कर रहा है, आपका प्रीमियम बढ़ाता जा रहा है ना, वो प्रीमियम बढ़ाता जा रहा है। ये बात समझ में आई? यस ये सर। बात तो समझ सर में आई? तो सर जो प्रीमियम बढ़ा रहा है तो वो किस वैल्यू को मतलब मेजर करके नहीं बढ़ा रहा होगा, किसी गुड का इतना वैल्यू है उसी के हिसाब हाँ, से। उसका वैल्यू, उसका जो वैल्यू है, उस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए प्रीमियम कैलकुलेटर है बना हुआ ना। इतना टन सामान है, उसको इंश्योर करेंगे, इंश्योरेंस होगा उसका, उसका इंश्योरेंस का पेपर निकलेगा, ठीक है, उसके बाद सामान ट्रांसपोर्ट होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जो कैलकुलेटर है, जो प्रीमियम कैलकुलेट करता है, और कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट आता है, ठीक है, तो वो कैलकुलेशन में कुछ फ्लॉज है, क्योंकि अगर उसमें सही कर दिया जाए तो कॉस्टिंग घट जाएगी कि इतना ज्यादा इंश्योर करने की जरूरत नहीं, इतने पार्ट को ही इंश्योर कीजिए, ठीक है, दिस मच इज ओनली रिक्वायर्ड, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि एवरेज में जो भी सामान चला है, जो भी आपका टीवी चली है, फ्रिज चली, जो भी सामान, ठीक है, सब तो ऑन एन एवरेज सही सलामत तो पहुंचता है ना, सही सलामत पहुंचता है, सिंपल लॉजिक है। यस सर। उसमें इंश्योरेंस कॉस्टिंग बहुत बढ़ा देता है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस। बाकी सब जो कॉस्टिंग है वो आपका, ठीक है, डीजल है तो पेट्रोल है, ठीक है, लेबर चार्जेस है, आपका मिनिमम वेज है, ठीक है, फिर आपका गवर्नमेंट का टैक्सेस है। गवर्नमेंट के टैक्सेस में अब वो आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी भी आ जाता है कि जिस प्रोडक्ट को गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाह रही है, जिस प्रोडक्ट को गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाह रही है कि वो इस कंट्री में नहीं आए, तो अब ग्लोबलाइजेशन है और एफडीआई भी है, तो अब उसको डिस्करेज करने के लिए हम मना नहीं कर सकते हैं ना इंटरनेशनल प्रोटोकॉल में, तो हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं, उसका टैक्स बढ़ा देंगे, ठीक है, उससे उससे आपका कॉस्टिंग बढ़ जाता है। बहुत सारा रॉ मटेरियल है जो इंपोर्ट हो रहा है, उसी में आपका जो ड्यूटी की बात आई, उसमें जो आपका एपीए है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, उसमें वो उन्होंने बोला कि इसको ड्यूटी फ्री कीजिए। बहुत सारा जो कोरोना का जो वैक्सीन बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ठीक है, उसमें ड्यूटी फ्री कर देना चाहिए, अब उस पर ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। ये सब सारी बात हुई है, तो अगर ड्यूटी नहीं लगे तो कॉस्टिंग कम हो जाएगा ना, कॉस्टिंग कम हो जाएगा। तो खैर वो यस एक यूनिक केस है, वो एक हैपेंस टू बी अ यूनिक केस, बट द मेन जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज, इस पॉइंट में ये जनरलाइज होकर नहीं बात हो सकती है कि जैसे इन्वेंट्री कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट है, उसमें किस किस बात पे डिपेंड करेगा, तो कैपिटल कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, टैक्सेस है, ठीक है, स्टोरेज स्पेस है, ये सब जो है ना फिर भी कंट्रोलेबल। लेकिन तो इंश्योरेंस का जो सर कॉस्ट है, इंश्योरेंस का जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ा देता है इसको, कॉस्टिंग को। तो सर जो प्रीमियम पेड करते हैं तो वो इसके खिलाफ तो उस लूप होल्स के खिलाफ तो आवाज उठा ही सकते हैं ना कि यहाँ पे मेरा कॉस्ट ज्यादा लिया जा रहा है, मतलब जितना है नहीं उससे ज्यादा लिया जा रहा है। वो सारी बात होती है, लेकिन फिर है कि जो कैलकुलेटर कैलकुलेट हो चुका है, जिसको फॉलो किया जा रहा है, ठीक है, दैट बिकम्स द रूल। पैन वर्ल्ड यही कैलकुलेटर है। तो सर ये रिवाइज नहीं होता? रिवाइज उस पर डिस्कशन चलता है, फिर बंद हो जाता है, डिस्कशन चलता है, फिर बंद हो जाता है, दैट सिंपल। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा ये है सर, इंश्योरेंस पे फिर और बहुत सारी चीजें, उसमें आप इंश्योरेंस का आप देख लीजिए, ठीक है, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। आप 2009 का क्राइसिस देखिए, उसमें जो डॉक्यूमेंट्री मूवी है इनसाइड जॉब, ठीक है, उसमें सबका इंटरव्यू है, इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट्री मूवीज, जितने सीईओज हैं उनका इंटरव्यू है, उसमें राजन साहब का भी इंटरव्यू है, उसमें जो कंपनीज जो इन्वॉल्व हुई थी, जो 2009 का जो क्राइसिस आया, उसमें आपका गोल्डमैन सैक्स है, लेमन ब्रदर्स हैं, ठीक है, सिटी है, आपका एआईजी इंश्योरेंस है, ठीक है, सब लोग इन्वॉल्व हैं, सब लोगों का प्लान था। उसको देख लीजिए, आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा कैसे क्या हुआ है, वो डॉक्यूमेंट्री आप लोग देख लीजिए, तो बात करने में हमको आसानी पड़ जाएगी। इनसाइड जॉब इज द नेम ऑफ दैट डॉक्यूमेंट्री, यूट्यूब पे अवेलेबल है, प्लीज लुक दैट। मतलब कैसे कॉस्टिंग को बढ़ाया गया है, सब प्राइम एंड ऑल, खैर वो मतलब बहुत सारी चीजें उसमें आपको समझ में आएगी। खैर ठीक है, टोटल कॉस्ट कंसेप्ट प्लीज। Total cost concept. The total cost concept is the key to manage logistic process effectively. The organization should have the goal of reducing the total cost of logistic activities rather than merely focusing on each activity in isolation. For example,
Reducing cost in one area, such as transportation, may increase inventory carrying costs because more inventory is needed to cover longer transit times or to balance against greater uncertainty in transit अच्छा, times. गुड्स इन ट्रांजिट को क्लियर है आप लोगों को? समझ में आता है क्या है ये गुड्स इन ट्रांजिट क्या होता है? इंटरनेशनल फॉर्मेट बताइए। इंटरनेशनल में मतलब 1 कंट्री 2 कंट्री 3 कंट्री, उसमें गुड्स इन ट्रांजिट, उसको बताइए। एनी आइडिया? एनी आइडिया? अरे नो है तो नो बोलो ना, तो फिर एक्सप्लेन करते हैं। नो सर, नो सर। ओके फाइन। गुड्स इन ट्रांजिट में लेट्स से कि कोई प्रोडक्ट है, कोई रॉ मटेरियल है या प्रोडक्ट है, ठीक है ना, उसको हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया में लाना है, तो इधर को चलते हैं हम लोग, मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान एंड ऑल, ठीक है। अब मान लीजिए कि अफगानिस्तान इज अ कंट्री, अफगानिस्तान जो है वो लैंड लॉक है, उसके चारों तरफ जमीन ही है, समंदर नहीं है। अब अफगानिस्तान से सामान लाना है तो फिर बीच में कोई नई कंट्री तो आएगा ही, इधर ईरान आएगा या पाकिस्तान आएगा। एम आई राइट? मैप को अगर आप देखिएगा तो यस सर, यस सर। ठीक है। तो अब है कि जब तक समंदर नहीं, पानी नहीं आएगा, तब तक हम उसको लोड नहीं कर पाएंगे पानी के जहाज पे, तो आइदर इट विल बी पाकिस्तान और ईरान। मैप देखने से पता चलता है। तो अब है कि दूसरा कंट्री हो गया, तो वह भी हमको टैक्सेस देना पड़ेगा, वहां का भी टैक्सेस देना पड़ेगा ना हमको, और वहां का जो रास्ता इस्तेमाल हो रहा है, सारी चीजें, उसका भी टैक्सेस है, ठीक है। तो गुड्स इन ट्रांजिट में आपका अगर एक से ज्यादा कंट्री इन्वॉल्व है, ठीक है, तो उसका ट्रांजिट कॉस्ट है वो बढ़ जाता है आपका। तो दैट इज वाई इंडिया का जो लोकेशन है, अब फिर से आप मैप को रिविजिट कीजिए, वर्ल्ड मैप। तो इंडिया का मैप जो है उसमें क्या है कि आपका मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट इज विद ओशन, ठीक है। वहां से ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत आसान है। दैट इज वाई ब्रिटिशर्स दे डेवलप्ड मुंबई वाज प्रीवियसली द 7 मार्शी आइलैंड्स, और उसको पूरा डेवलप किया एज इंडस्ट्रियल बेल्ट, और फिर वहां से पूरा शिपमेंट के थ्रू सारा सामान को अपने यहाँ डंप किया है, ठीक है। तो गुड्स इन ट्रांजिट में अगर एक से ज्यादा कंट्री इन्वॉल्व है तो टैक्सेस फिर बढ़ जाता है, और वो जो टैक्सेस बढ़ा, वो आपका उनका दूसरे कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यू हैव टू पे द टैक्स, उससे फिर कॉस्टिंग बढ़ जाता है। तो ये है गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है। आगे पढ़िए। Exhibit shows major cost, 6 major cost categories with each management should be concerned with while making decisions regarding logistic activities which drive these major cost categories. The 6 major cost categories comprise the 14 key logistic activities listed below. 14 की कंपोनेंट्स है आपका कॉस्टिंग का, ठीक है। Yes, sir. अब उसमें एक बात जरा सा याद कीजिए आप, लॉजिस्टिक की अगर सिर्फ बात करें इंडिविजुअल, उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपका 60% कॉस्ट उसी का होता है, ये पहले Yes. परसेंटेज आया था, Yes, ठीक है। तो लॉजिस्टिक जो फंक्शन है, डिपार्टमेंट है, फंक्शन है, उसमें 60% हो जा रहा है, और ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन का जो खर्च है उसमें 20% है, ठीक है। तो अगेन 20% अगर ओवरऑल कॉस्ट में बात करें, मतलब 15% 25% कॉस्ट इसी में लगता है। अगर ये रिड्यूस हो जाए तो बहुत प्रॉफिट हो जाएगा हमको। अगर ये कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, जो लगता है ट्रांसपोर्टेशन में जो पैसा खर्च हो रहा है, इसको अगर रिड्यूस करें तो फिर है कि इसको रिड्यूस करने का फिर है कि नाउ इट बिलोंग्स टू द, अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छा रोडवेज, ठीक है, ज्यादा हाई स्पीड रोड्स, ठीक है, व्हीकल्स उस तरह से आ जाए कि कॉस्टिंग मेरा कम हो जाए, देन ओनली इट इज पॉसिबल। खैर 14 एलिमेंट्स क्या है इसको पढ़िए। customer service, demand forecasting, inventory management, logistic communications, material handling, order processing, packaging, parts and service support, plant and warehouse site selection, procurement, रिटर्न गुड हैंडलिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। reverse logistic, traffic and रिवर्स transportation. लॉजिस्टिक्स, Yes, sir. Traffic and transportation, हाँ, warehousing वेयरहाउस and एंड स्टोरेज, इसमें बहुत सारी बात को हम लोगों ने return डिस्कस good किया handling. हुआ है। एक सेकंड, Return good handling,
अब यहाँ पे जो आपका ये है टोटल कॉस्ट कंसेप्ट, ठीक है। तो खैर एक मिनट, इसमें एक बात में और सबसे जो जो पॉइंट डिस्कस नहीं हुआ, ठीक है, ये सब सारी बात क्लियर है। कस्टमर सर्विस है, उसमें कॉस्टिंग लगना है, डिमांड फोरकास्टिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ये सब सारी चीज। इसमें एक चीज आप देखिए, ये 11 नंबर रिटर्न गुड्स हैंडलिंग। तो रिटर्न गुड्स हैंडलिंग में बहुत सारा सामान वापस भी होता है ना, डैमेज की वजह से। यस सर। अच्छा, इसको इस तरह से हम समझना चाह रहे हैं आपको कि अब आप लोगों की बात करते हैं, आप लोग एग्जांपल हम ले लेते हैं रिटर्न गुड्स हैंडलिंग में, कि आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में काम कर रहे हैं, जो भी एफएमसीजी का प्रोडक्ट है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स या फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल, टीवी फ्री, तो ये पंखा एंड ऑल। तो उसमें अगर एफएमसीजी का बात हम ले लें, ठीक है, जो भी आपका फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, उसमें अगर जो भी सेलर को पहुंचाया या जो भी सामान पहले आपने प्राइमरी बिलिंग में डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, ठीक है, जिसका आपको टारगेट रहेगा, तो उसमें जो एक्सपायरी डेट है उससे मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है, अब दैट इज कि जितना जल्दी मैन्युफैक्चरिंग डेट से जितना कम टाइम में आप डिस्ट्रीब्यूटर को पहुंचा दीजिए। ये बात समझ में आई? मैन्युफैक्चरिंग डेट से आप उस सामान को जल्दी है आप पहुंचा दीजिए डिस्ट्रीब्यूटर के पास। क्लियर है? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। फाइन। उसका मतलब है कि ज्यादा टाइम रहेगा ना, मतलब जो उसको मिलेगी वो ज्यादा रहता है अभी का। ठीक, तो कस्टमर अपने कंफर्ट पे अपने इस पे आके उसको खरीदते जाएंगे। ऐसा नहीं कि आज सामान आया तो सब आज ही बिक जाए, ठीक है। और कि थोड़ा और उस पर एक्सपायर और सामान एक्सपायर कर गया होता है, तो उसको रिप्लेस करना तो बना। तो अगर सही टाइम पे अगर हम उसको हो जाएगा, सामान वापस नहीं लेना पड़ेगा हमको। सर आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। आवाज ब्रेक। अच्छा, अभी हेलो क्लास। नो सर, अभी भी ठीक नहीं है। होल्ड। अभी आवाज आ रही है? यस सर। अभी ओके, ठीक है। व्हाट आवर तो अगर तुम्हें अगर एक्सपायरी डेट से बहुत पहले, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है?
हेलो रिशांत, यस सर, आ रही है। यस सर। ठीक है, तो एक्सपायरी डेट से बहुत पहले अगर आपने गुड्स को पहुंचा दिया तो ये रिटर्न कॉस्ट कम हो जाएगा, उसके साथ देनी पड़ेगी। ठीक है। यस सेकंड केस, अगर डैमेज होता है, ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज होता है, तो फिर आपको रिटर्न लेना पड़ेगा, रिटर्न लेना पड़ेगा। तो अगर सेफ्टी प्रिकॉशन को ज्यादा हम ले लें, एक दो लेवल बढ़ा देते हैं, तो फिर ये कॉस्ट भी कम हो जाएगा, रिटर्न हैंड नहीं होगा। ठीक है। और उसके बाद फॉलोड बाय रिवर्स लॉजिस्टिक्स है, ये बहुत सारा जो ऑर्डर गड़बड़ हो गया, ये सब सारे चीज हो, तो फिर उसको रिवर्स कीजिए। तो अगर पहले ही हम ऑर्डर प्रोसेसिंग का पूरे नॉर्म्स को, जो स्टिपुलेटेड नॉर्म्स है ना, जो शर्त है, जिस शर्त पे रिशांत ने हमको ऑर्डर दिया कि ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट है, ये इस तरह का सामान चाहिए, इस क्वालिटी का, उसको पूरा फॉलो करेंगे तो ये कॉस्ट मेरा कम हो जाएगा, ये नहीं करना पड़ेगा हमको। सारी चीज हमने रिशांत के शर्त के हिसाब से उनको पहुंचाया, तो अब इनके पास वापस करने का कोई कारण तो नहीं बचेगा ना। तो पहले से ही अगर हम प्रिकॉशन ले लें, ठीक है, तो प्रिवेंशन हो जाएगा। तो दैट इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले ही से प्रिवेंटिव मेजर्स आप ले लीजिए, पहले से प्रिवेंटिव मेजर्स आप ले लीजिए, तो वो बेहतर होगा। और नहीं तो फिर उसका आपको क्योर करना पड़ेगा, उसका इलाज करना पड़ेगा, जिसमें पैसा खर्चा होगा। ये बात है, क्लियर हुई? क्लियर हुआ ये बात? ठीक है। यस सर। तो यू हैव, तो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ वो ऑर्डर प्रोसेसिंग। उस कागज को पढ़िए और उसके हिसाब से शर्तों को फॉलो करके आप काम ट्रांसपोर्ट कीजिए, तो फिर आपका बहुत सारा कॉस्ट नहीं लगेगा। ठीक है। और उसका सिंपल है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब बीमारी होने से पहले ही आप सारा प्रिकॉशन ले लीजिए, तो बीमारी नहीं पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, पहले ही से तैयारी कि वो गुंजाइश ही ना रहे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। खैर, अब इसी का ये सारी चीजें हैं जो आपका डायग्राम में बना हुआ है। ठीक है, कि आपका प्लेस कस्टमर सर्विस लेवल्स जो है, और जो लेवल है, वो सारा आपका आपस में इंटरेक्शन होगा। ठीक है, कि दैट इज की कैसे कैसे मूवमेंट है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, आपका लॉट क्वांटिटी कॉस्ट, जैसे मटेरियल हैंडलिंग और प्रोक्योरमेंट लिखा हुआ है, लॉट क्वांटिटी कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग और प्रोक्योरमेंट, और उसका एक एरो जा रहा है आपका वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज पे, वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज। तो इनमें आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, अलाइनमेंट होगा, तो कॉस्टिंग कम होगा। ठीक है। तो इसी तरह सारा एरो को आप मूवमेंट कीजिए। जैसे यहां पर है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पैकेजिंग, रिवर्स लॉजिस्टिक। ठीक है, ये तीन बात हो गई। और उसके बाद एरो जो है आपका लॉट क्वांटिटी कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग एंड प्रोक्योरमेंट पे जा रहा है, दोनों एरो एक दूसरे की तरफ है। तो सब ये अलाइनमेंट की बात हो रही है, सिंक्रोनाइजेशन की बात हो रही है, कि जितना आपस में सिंक्रोनाइज रहेंगे, ठीक है, एज अ वन यूनिट, और सारा जो इंफॉर्मेशन का जो डेटा है, इंफॉर्मेशन, वो रियल टाइम पे अगर ट्रांसफर होता रहेगा, रियल टाइम पे कितना स्टॉक है मेरे पास अभी, कितना स्टॉक मेरे पास अभी है वेयर हाउस में, उसी हिसाब से ऑर्डर लेते हैं। वेयर हाउस में ऑर्डर कम है, स्टॉक कम है, और ज्यादा ऑर्डर लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, प्रॉब्लम होगा। सिंपल लॉजिक है। तो अगेन नाउ ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन कॉस्ट, इसमें एरो देखिए, तो सबका एरो एक दूसरे पे आ रहा है, सबका एरो। इसका मतलब इंफॉर्मेशन जितना बेहतर रहेगा, उसी हिसाब से हम ऑर्डर को पूरा कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ये डायग्राम क्लियर है? ये डायग्राम क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। नहीं, बहुत देर से आ रही है। निशान क्लियर है? निशान क्लियर है? यस सर। वेयर हाउसिंग और स्टोरेज, अच्छा ठीक है, अभी लेफ्ट हैंड साइड में एक बार और समझाते हैं। वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज, तो वेयर हाउसिंग में स्टॉक हो गया ना मेरा, वेयर हाउसिंग में मेरा स्टॉक है, इसका एरो इधर जा रहा है प्रोक्योरमेंट पे। प्रोक्योरमेंट का मतलब खरीदना, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जितना आपका इसमें इंफॉर्मेशन रहेगा, उसी हिसाब से प्रोक्योरमेंट लगाएंगे हम, वेयर हाउस के कैपेसिटी के हिसाब से और स्टोरेज की कैपेसिटी के हिसाब से, है ना, उसी हिसाब से प्रोक्योरमेंट लगेगा, ऑर्डर लगेगा। उससे ज्यादा ओवर एम्बिशियस ऑर्डर लगाएंगे तो यहाँ स्टोरेज के ये इंतजाम नहीं है, तो सारा मामला गड़बड़ होगा। ठीक है, तो इसी तरह देखिए सारा जो एरो है वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ऑल द फंक्शंस आर वेरी इंटर रिलेटेड। एक भी फंक्शन अगर मिस होता है तो कॉस्टिंग आपका बढ़ जाएगा, उसमें डैमेज बहुत हो सकता है। दैट्स ऑल। खैर,
ठीक है, अब उसमें और कुछ पार्ट्स हैं, प्राइवेट हैं, सर्विस कैपेसिटी कैपेबिलिटी है, ठीक है, इसको पढ़िए। Private carriers own or lease their equipment and operate it themselves. This means investment in equipment, insurance, and maintenance expenses. A company normally only consider operating its own fleet if the volume of transport is high enough to justify the capital expense. ठीक है, सर्विस कैपेबिलिटी। This capability depends on the ability of service, which in turn depends on the control that the shipper has over the transportation agency. The shipper must go to the marketplace to hire a common carrier and is subject to the schedules and regulations of the carrier. Least control is exercised over common carriers. Shippers can exercise most control over their own vehicles and have the highest service capability with the private carriers. ठीक है, अब जैसा लॉजिस्टिक का एग्जांपल हम आपको देते हैं, जैसे आपका जो भी जैसे एशिया का कैपिटल का क्या है? एशिया का कैपिटल, इंडिया कैपिटल दिल्ली है, ठीक है, इंडिया का कॉमर्शियल कैपिटल जो है आपका मुंबई है, इंडिया का आईटी कैपिटल आपका चेन्नई है। एशिया का ट्रेडिंग कैपिटल कहां है? एशिया का एनीबॉडी प्लीज? एशिया का कॉमर्शियल कैपिटल क्या होगा? एनी आइडिया? रोशन, हाँ बोलिए। शंघाई। बोलिए। बीजिंग को बहुत नहीं कह सकते हैं, सिंगापुर ले सकते हैं एग्जांपल। सिंगापुर एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि जितना भी जो एशिया का जो आपका जो ये जो एशिया पैसिफिक हेड्स जो भी कंपनी है, तो उसके एशिया पैसिफिक हेड सबका ऑफिस सिंगापुर में है, ठीक है। उसके बाद से एक और एम्बिशियस प्रोजेक्ट रहा कि दैट इज देयर इज अ प्लेस कॉल्ड दुबई, उसको भी ना मतलब ऐसे ट्रेडिंग हब है, वो ट्रेडिंग हब, उसके पास अपना कोई तेल वेल ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब वहां पे क्या है कि ट्रेडिंग का मतलब है कि मैन्युफैक्चर का सामान खरीद करके आगे बेचना, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग, सिंपल। तो उसको ट्रेडिंग हब बनाने का या ट्रेडिंग हब है वो, ठीक। अब ट्रेडिंग हब बनाने के लिए आपको वेयर हाउस का बहुत ज्यादा इंतजाम करना पड़ेगा, वेयर हाउसिंग का, सामान खरीद करके बेचना है, तो उसमें लॉजिस्टिक का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आ जाता है। फाइन, तो उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे कंपनी है डेंजाज, ठीक है, पूरा लॉजिस्टिक कंपनी है, ठीक है, उनका अपना फ्लीट है, सारी चीज है। तो अब है कि वो बहुत एक बड़ा फ्लीट, बहुत एम्प्लॉयज में काम करते हैं और पूरा लॉजिस्टिक का वो फॉलो करते हैं। तो इसका डेंजास का और भी जो कंपनीज है उसको आप लोग देख लीजिएगा वीडियो डेंजास का, ठीक है। तो उसमें है कि बहुत सारी चीजों को अब वही मेक और बाई ऑप्शन है, ठीक है, बहुत सारा काम खुद से, बहुत सारा काम अगले से करवाते हैं ये लोग, ठीक है। उसमें सेफ्टी मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इंडिया में बहुत लोग को एम्प्लॉयमेंट मिला है वहां सेफ्टी मैनेजमेंट में, मतलब एक साल का डिप्लोमा करके वो लोग गए हैं बहुत नौकरी करने के लिए, एंड दे आर अर्निंग गुड, वहां बहुत ज्यादा ये इसका डिमांड है, ठीक है। आपका लॉजिस्टिक्स का वो पूरी की पूरी कंपनी है वो, ठीक है, विद अ वेरी बिग ह्यूज वेयर हाउस एंड सो ऑन। तो उस सब की कैपेबिलिटी है जो आपका एस्पेक्ट है, उसको कवर कीजिए, ये सब सारे एग्जांपल्स उसमें फिट कीजिए आप लोग, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ, चलिए, अदर ट्रांसपोर्ट एजेंसीज भी है जिसमें आपका सब वो अपना सर्विस ऑफर करती है, ठीक है। उसमें आपका कुरियर्स है, शिपर्स है, फीड फॉरवर्ड्स है, ये सब सारा अदर ट्रांसपोर्ट एजेंसीज है जो सब मिल करके एक बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी सपोर्ट करती है, और उसके एक्टिविटी वो काम होता है। ओके, ये पार्ट हम लोगों ने कवर किया था। तो अब ये बात आपको समझ में आ रही हो कि जो भी कॉस्टिंग है, लाइन हॉल कॉस्ट, पिकअप डिलीवरी, टर्मिनल और ये बिलिंग, अब ये इसमें आप लगाइए इस ग्राम, इस फोटो, इन सब जो 14 आपका जो एलिमेंट्स है इंपॉर्टेंट, उसमें आपका टर्मिनल कम होना चाहिए, ये बात को फिट कीजिए आप लोग। जितना टर्मिनल ज्यादा होगा कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और 14 एलिमेंट्स में
टर्मिनल कम होना चाहिए। तो अगर आप रिटर्न गुड्स हैंडलिंग के अगर हमने जो पॉइंट हाईलाइट किया है, तो रिटर्न गुड्स की अगर संभावना ज्यादा बढ़ती है तो टर्मिनल बढ़ गया ना, Yes, sir. टर्मिनल बढ़ गया, ठीक है। तो टर्मिनल बढ़ेगा तो उसमें आपका कॉस्टिंग बढ़ा देंगे हम, एज सिंपल एज दैट। ये लॉजिक क्लियर हुआ? वो जितना भी जो कॉस्टिंग का मॉडल है आवाज थोड़ा- 4, उसको अब आप इस 14, कीजिए ना सर। हाँ बोलिए। माइक अपना दूर कीजिए ना सर, बहुत ज्यादा आवाज। वो अच्छा ज्यादा हो गया, अच्छा कम करते हैं फिर, थोड़ा माइक। खैर ठीक है। आई जस्ट वांट टू से दैट वो ओके फाइन, ओके फाइन। हमको लग रहा है आवाज कम आ रही है, तो आई एम इंसर्टिंग माइक इनसाइड माय माउथ, इनसाइड माय यू नो माउथ एक्चुअली, सॉरी। चलिए ठीक है, तो आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू टू नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट क्लास। तो अगेन नाउ वी विल कंटिन्यू विद इसका सेकंड चैप्टर हो जाएगा अगर, तो थोड़ा हम लोग रिलैक्स हो सकते हैं। अब ये सब पार्ट हम लोगों ने कवर किया हुआ है, ठीक है। अब रोल ऑफ वेयर हाउस है, इसको फिर सेपरेट एक डिस्कस करेंगे हम लोग क्लास में, ठीक है। वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, सारी चीजें विथ एग्जांपल्स। Again, the concept is very simple. The concept is very simple of this, what do you say, logistic, ठीक है। आपका टर्मिनल कम होना चाहिए, सब मिला करके जो 14 फंक्शंस है उसमें टर्मिनल कम हो, दैट सिंपल। ओके क्लास, इज दैट ओके? Yes, okay. Yes, sir. ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अटेंडेंस लेना है क्या? नहीं, वो रिकॉर्ड हो गया है, तो आई विल डू द नीडफुल। Okay, sir.